नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे कि 2026 में कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें कहाँ किस सेक्टर पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन से स्टॉक है जिसकी डाउनसाइड रिस्क कम है और अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं। शुरू में पहले सेक्टर है जो एनर्जी सेक्टर है, उसके बाद कंजम्पशन सेक्टर है, उसके बाद आता है जो रिसाइकलिंग सेक्टर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है क्योंकि क्लाइमेट चेंज अनसर्टेनिटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा अपना थ्रेड्स क्रिएट हो रहे हैं और उसका जो अल्टरनेटिव है यही है कि आप क्लाइमेट चेंज के लिए जितना भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ला के दे सकते हैं वो करिए। उससे पहला है कि रिसाइकलिंग आप काम करके वो कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरा फेवरेट सेक्टर है वो है डेटा, जो मतलब स्टोरेज सेक्टर है, साइबर सिक्योरिटी है एंड क्लाउड डेटाबेस। लाइक वो सेक्टर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। कैपिटल मार्केट है, उसमें भी बहुत ग्रोथ होगी। कैपिटल मार्केट में कौन कौन आता है? एनबीएफसी आती है, बैंक्स आती है, ऑल सेक्टर जो भी डिपॉजिटरी होती है, ब्रोकिंग आती है, एक्सचेंज जो भी आते हैं, बीएसई एनईसी उसमें आते हैं। तो हम इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। उसमें मैं स्टॉक भी आपको सजेस्ट करूँगा जहाँ पे आपको देखना चाहिए, वहाँ पे रिसर्च करना चाहिए। लेकिन मैं जो भी बता रहा हूँ वो जो आपको पर्सनल एडवाइस नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो अलग होती है, अपने अलग सबका जो बाइंग कैपेसिटी है, टाइम हॉरिजन है जो उसको होल्ड करने का, अमाउंट है, एज है, फाइनेंशियल गोल्स है, वो अलग अलग होते हैं। तो अपनी जो भी फाइनेंशियल गोल्स है उसके हिसाब से अपने एडवाइज़र के साथ वो कंसल्ट करिए, या आपको अगर ज़रूरत है तो हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपने कमेंट में बताया तो। चलो हम शुरू करते हैं पहले सेक्टर से, एनर्जी सेक्टर से। एनर्जी सेक्टर में सबसे बड़ी जो बात है वो है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपसाइड है और डाउनसाइड रिस्क भी उसमें कम है। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर सबसे हॉट टॉपिक है, उस पर हम जो बाद में आएंगे। लेकिन पहली बात है कि एनर्जी सेक्टर में जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इसमें भी बहुत आपको अच्छा काम दिखेगा। सबसे अच्छी बात यही है कि एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, उसमें सब्सिडीज बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे सोलर पे है, आप देखेंगे तो अगर सोलर बिजनेस भी अगर आपने किया तो उसमें वारी एनर्जी है जो सब्सिडीज में काम करती है सोलर में, एंड एज वेल एज विंड एनर्जी भी है। लेकिन न्यूक्लियर पावर जो ऐसा सेक्टर है उस बहुत हार्ड टॉपिक है। रिसेंटली एनटीपीसी ने भी एक प्रोजेक्ट ऐड किया है, एलएनटी भी उसमें काम करता है, लेकिन रिसेंटली एनटीपीसी ने एक प्रोजेक्ट उसमें ऐड किया है। तो मुझे न्यूक्लियर लगता है कि न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर सेक्टर जो है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स बहुत इंडिया को अच्छे काम करा सकता है। लेकिन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के साथ एक सेक्टर और भी जुड़ा है, उसका नाम है रियर अर्थ मिनरल्स। अगर हमारे पास रियर अर्थ मिनरल्स ज़्यादा हो तो हम बहुत ज़्यादा रिच भी बहुत कम समय में होते हैं। जिसने ज़मीन के नीचे जितना है उसका उपयोग किया, उसका यूज़ किया, वही देश बहुत ज़्यादा आगे जाता है। चाइना देखिए, जो मेटल्स है, रियर अर्थ मिनरल्स है, सिल्वर हो, उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया, इसलिए उनका देश आगे बढ़ गया। दुबई देखो, दुबई भी कुछ नहीं था, 70 साल पहले तो वो रेगिस्तान में घूम रहे थे। उन्होंने जो ज़मीन के नीचे है वो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बाहर निकाला, उसको बहुत ज़्यादा उससे पैसा कमाया, उसको बेचा। तो अगर आप ज़मीन के नीचे जो है, जो मेटल्स है, मिनरल्स है, मेटल्स है, उसका यूज़ नहीं करेंगे तो आपका देश है बहुत ज़्यादा कम समय में रिच नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है न्यूक्लियर पावर जो लगती है वो थोरियम। न्यूक्लियर एनर्जी जो रिएक्टर्स शुरू होते हैं उसे वो यूरेनियम से होती है, लेकिन यूरेनियम को अल्टरनेटिव जो चीज़ है उसको थोरियम बोलते हैं। होमी जहांगीर बाबा ने उनका उसका जो आविष्कार किया था इंडिया में, और उन्होंने इसी थ्योरियम के आधार पर उन्होंने बोल दिया था कि 2 महीने में हम एटम बम बनाएंगे। एज वेल एज थोरियम पावर के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी बना सकते थे और दुनिया को एक जो सुनहरा देश है उसको दिखा सकते थे। लेकिन वो हो ना सका। जो बड़े लोगों ने उनका जो है, बड़े देशों ने बोलना चाहिए तब के, और आज आज की जो फॉलोइंग है उनका भी दिन भर गए हैं। वो भी अभी जाएंगे, नए देश आएंगे। लेकिन वो जो देश थे आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं उनका नाम भी लूँगा। जो समरीका है, आप समझ गए होंगे, मैं ओपनली नाम नहीं लूँगा। समरीका जो है उन्होंने हमारे जहाँ मम्मी जहांगीर बाबा को मतलब और हमारे प्रधानमंत्री को भी मार दिया था, और उसके पूरे डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ भी आजकल मिल रहे हैं। सो
याद रखिए अगर वो होता जहाँ पे हम मतलब हम अच्छे न्यूक्लियर पावर का एटम बम बनाते हो, न्यूक्लियर पावर भी तो थोरियम को यूज़ करके करते, तो आज आप और हम एप्पल जो है, एप्पल का मोबाइल हो या कुछ भी हो, सोने का यूज़ करते। पेन भी हमारे जो जो पॉकेट में थे वो सोने के होते। उसका कारण वही होता है कि एनर्जी है जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती है, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पे डालती है, वो सस्ता होगा, ट्रांसपोर्ट पे डालती है, वो सस्ता होगा। और अपना हो तो उसमें रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, खुद का हो तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग सस्ते में करके, और वहाँ के जो चीज़ें हैं हमारी चीज़ें वहाँ से पैरेलल कर सके, कॉम्पीट कर सकेंगे, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी बनेगी, खुद की एनर्जी होगी तो सस्ते में होगी तो उसकी प्राइस भी कम होगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एनर्जी पे डिपेंड होती है, इसलिए एनर्जी में न्यूक्लियर पावर बहुत हॉट टॉपिक है अभी। 2026 में अगर आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि न्यूक्लियर पावर में वो काम करते हैं, तो आपको उस पर ध्यान दे सकते हैं। न्यूक्लियर पावर के बाद अगर कोई सेक्टर है तो वो सेक्टर है सबसे बड़ा और उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, वो है साइबर सिक्योरिटी, एआई सेक्टर। उसमें आप बहुत मतलब ग्रोथ वाली सेक्टर है। हालांकि जो एआई सेक्टर है वो मतलब अमेरिका में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तो मतलब बबल में आया है, यूएसए में बहुत ज़्यादा बबल में है, लेकिन उसकी जो वैल्यूएशंस है बबल में हो जब भी हो, अगर होगी भी तो भी वो नीचे आएंगी एबव। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि नीचे आएंगी तो ये कंपनियां बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। ये है जो मतलब दुनिया को लीड करेगा, आगे जाएगा, लेके जाएगा। जैसे कि मोबाइल इंटरनेट हमने यूज़ किया है और हम आज जीवन का एक घटक बन चुका है, वैसे ही ये है जो आगे जाएगा। लेकिन इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड डेटाबेस, इन चीज़ों को जो भी कंपनियां काम करती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आगे जाके। ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स है, लेमन ट्री है, सनी होटल है, उनको भी आप देख सकते हैं, उनके भी अच्छे नंबर से वो आ रहे हैं। और आप अगर उसमें उससे आगे जाएंगे तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें भी ग्रेन सेक्टर आ रहा है, ओलेक्ट्रा हो, जेबीएम है, उनकी वैल्यू वैल्यू जो अट्रैक्टिव है। उसके आगे जब आएंगे तो आप आपको हुंडई स्टॉक है, और बहुत से ज़्यादा स्टॉक है, उसको आप देख सकते हैं। महिंद्रा महिंद्रा है, होरो मोटर है, लेकिन मुझे वो एक जो लगते हैं तो मुझे ग्रीन ऑटोमोबाइल है वो अच्छा लगता है। जेबीएम, ओलेक्ट्रा, उन दोनों पे मुझे ज़्यादा अपसाइड जो है दिखता है, क्योंकि डाउन साइड उसमें बहुत कम है। अभी भी ये सेक्टर्स है जो काम में आया है, अभी उसका यूज़ होने लगा है, इसी जनरेशन में यूज़ होने लगा है, और जो ग्लोबल थ्रेड्स है उसके अनुकूल जो है ग्रीन है। तो मुझे यही कंपनी अच्छी लगती है, और इसमें उनकी जो कमांड है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसका ऑर्डर बुक बहुत ज़बरदस्त है। जेबीएम की भी अगर ऑर्डर बुक देखे तो 4000 जो है वो वहाँ से ऑर्डर बुक आज 40,000 करोड़ के ऊपर चली गई है, और कंपनी का जो मार्केट कैप है मतलब 15,000 करोड़ है, बहुत कम है। वैसे भी इलेक्ट्रा का भी है, 11,000 करोड़ की कंपनी है कुछ आसपास, लेकिन उसका ऑर्डर बुक जो है 15,000 करोड़ का है, और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में भी अच्छी है। उसके आगे अगर हम जाएंगे, वो जो सेक्टर है उसमें एक हिताची पावर करके भी स्टॉक आएगा, लेकिन वो पावर जनरेशन में नहीं काम करता, लेकिन पावर इफिशियंसी की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें काम करता है, ट्रांसपोर्ट में अच्छा काम करता है वो, एक अच्छी कंपनी है वो भी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन आता है, कंस्ट्रक्शन भी लोधा है, डीएलएफ है, लोधा मुझे अट्रैक्टिव वैल्यू पे लगता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बहुत अच्छा काम करेगा। ई गवर्नेंस सेक्टर जो है, प्रोटेन जैसी कंपनियां हैं, ई मुद्रा जैसी कंपनियां हैं, ये भी बहुत अच्छा करेंगे। ई इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत आगे, आपको आगे भी चर्चा नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी वैल्यू है। रमेश दमानी के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो है प्रोटेन। आगे जाके अगर आप स्टॉक देखेंगे तो मतलब जो कंपनियां हैं वही बढ़ेगी जहाँ पे सेक्टर बढ़ता है। सेक्टर एक सेक्टर है उसमें 18% का कैपिटल मार्केट में CAGR है, वो है कैपिटल मार्केट। तो पहली बात है कि कैपिटल मार्केट में आता है एनबीएफसी, बैंक सेक्टर एंड अदर सेक्टर जाते हैं, मतलब उसमें ब्रोकिंग होता है, एक्सचेंज होता है, बहुत सारे सेक्टर्स है उसमें आते हैं। तो उसमें एंजल वन है, एनबीएफसी में बहुत सारी कंपनी है, उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे एंजल वन एक अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यू दिखती है। मोतीलाल ओसवाल खुद एक अच्छी कंपनी है, लेकिन मैं उसमें कोई एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन आप देख सकते हैं इन कंपनियों पे नज़र भी डाल सकते हैं। डिपॉजिट में भी मुझे NSDL डिपॉजिट अट्रैक्टिव वैल्यू लगती है, CDSL भी अच्छी कंपनी है।
और भी सारी कंपनियां हैं जिसमें वैल्यू अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रोकिंग कंपनियों के अभी दिन आएंगे, अभी अच्छे काम परफॉर्म करेंगे। ग्रुप के बारे में देखा जाए तो ग्रुप मुझे लगता है कि बिलियनर्स गार्बेज जो है, तो मतलब गैरेज है, मुझे वो बिलियनियर्स गैरेज नहीं लगता। मुझे लगता है वैल्यूएशंस अच्छे नहीं है, सही नहीं है। और अपकमिंग आईपीओ जो है एनएसी का, जो एनएसी का आईपीओ है, उसमें भी मुझे मेरी राय है कि आप ध्यान दीजिए, टाइम दीजिए, आप दे सकते हैं उसमें, को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आईपीओ जो के बारे में मैं, जो शंकर सर है उनको ज़्यादा फॉलो करूँगा कि इंडिया इज़ अ डमेस्ट आईपीओ मार्केट, और इतना डमेस्ट मार्केट जिन दुनिया में मैंने देखा नहीं होगा। यहाँ पे कुछ भी वैल्यूएशन लेके लोग आते हैं, लोग पैसा देते हैं। आप उसको मेशो देखो, तो मतलब मुझे तो मतलब सबसे बड़ी हैरानी की बात हो, ग्रो कंपनी हो, वहाँ पे जो चश्मे की कंपनी है उसमें भी मुझे बड़े वैल्यूएशंस खराब लगते थे, वहाँ भी लोगों ने भयानक पैसा दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसी जो कंपनियां हैं वो आगे जाके, जिसकी वैल्यूएशन बहुत कम है लेकिन उसके स्टॉक प्राइसेस बहुत हाई पे है, उन कंपनियों का कुछ ज़्यादा होने वाला है नहीं। आप उसको टाल दीजिए, अवॉइड करिए, अच्छी कंपनियों को देखिए जो अंडर वैल्यू है, जिसकी डाउनसाइड रिस्क कम है, तो उसका देखेंगे तो आप पैसा भी बना लेंगे। अभी कंजम्पशन सेक्टर में वीएमएम है, ट्रेंड है, कंजम्पशन सेक्टर भी शॉर्ट टर्म में अच्छा काम करेगा। गवर्नमेंट के बहुत अच्छे काम हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं, जीएसटी कट हो, रेट कट हो, रेपो रेट कट हो, आरबीआई का हो, तो बहुत अच्छी कंपनी है। ग्रोथ भी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा हुई नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। चलो, मैंने बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो आपको बताई है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं उस पर देखिए, लेकिन लास्ट के लिए आपको इंश्योरेंस सेक्टर है वो भी अच्छा है, उसको भी ऊपर आप ध्यान दे दीजिए। एंड एनर्जी सेक्टर में आईएक्स, उसको भी ध्यान दीजिए। और इंश्योरेंस सेक्टर में आप निवा भोपाल को भी देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, आप उस पर जो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली कुछ स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, आपका पोर्टफोलियो करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हमसे आप एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन पर्सनली आपको वन टू वन जूम पे हम बता सकते हैं या फिजिकली बता सकते हैं। सो वीडियो आपको देख के अच्छा लगा है, हमें भी इन्वेस्टमेंट करना है, स्टार्ट करना है, इसे भी स्टार्ट करनी है, या कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक में करना है, ETF करना है, तो आप ऐसे विदाउट गाइडेंस, विदाउट नॉलेज मत शुरू करिए, हमसे कनेक्ट करिए, हम आपको बेस्ट गाइडेंस दे देंगे थ्रू मुद्रा हाउस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।